हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें 6 क्वेश्चन आपको दिए होंगे और 5 खंडों को हल करना होगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 6, 9 बी बिंदु दिया है 0, 1 और C-6, -7 सररेख है। ओके, अगर हमें सिद्ध करना है कि कोई बिंदु सररेख है तो उसे यदि हमें किसी 3 बिंदु दिए हैं, सिद्ध करना है कि बिंदु सररेख है तो उससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास दिया गया एक त्रिभुज, यह ए है, यह बी है, यह सी है। इसके निर्देशांक x1, y1 है। इसके निर्देशांक x2, y2 है और इसके निर्देशांक x3, y3 है। ओके, तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 प्लस y3 y1 प्लस x3 y1 y2 होता है। ओके, इस सूत्र को आपको याद रखना है। तो अगर इसका क्षेत्रफल हमारा 0 आ जाता है तो तीनों बिंदु सररेख हो जाएंगे। तो हम दूसरा का पहला हल कर रहे हैं, यानी ए वाला हल कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर सिंपली इसी सूत्र में मान रख दीजिए तो हमारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ जाएगा बराबर 1/2 x1 हमें इसमें 6 दिया है। देखिए यह x1 है, यह x2 है, यह x1 है और 9 y1 है, यह x2 है, यह y2 है, यह x3 है, यह y3 है। ओके, तो सिंपली इसमें मान रख दीजिए तो x1 का मान हमारा 6 है, तो y2 y3 y2 1 है और y3 -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7। फिर इसके बाद प्लस x2, हमारा x2 0 है। 0 में किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, परंतु बोर्ड एग्जाम में इसे आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या है y3 y1, y3 हमारा -7 है और y1 -9 है। ओके, प्लस फिर हमारा x3 है, x3 हमारा यहाँ पर -6 है। तो यहाँ पर y1 y2, y1 9 है और y2 1 है, तो 9 -1। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो यह 1/2 हो जाएगा। तो 1 + 7 8 हो जाएगा। 8 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 48 होता है, तो 48 हो जाएगा। और किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह तो 0 हो ही जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पर -6 है और 1 में से 1 को 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बच जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई -6 में करेंगे तो ये भी माइनस में 48 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये माइनस में 48 है और यह प्लस में 48 है, तो ये आपस में कट जाएगा। तो बच जाएगा 1/2 गुणे 0 बराबर 0। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी से बनने वाला क्षेत्रफल जी 0 है, बनने वाला क्षेत्रफल 0 है, यह 0 है। अतः तीनों बिंदु सररेख होंगे, तीनों बिंदु समरेख होंगे। ओके, तो इस प्रकार से इसे सिद्ध करना था। मैं उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर यार नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए, मैं काफ़ी डिटेल से इस एक्सप्लेनेशन किया है। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ओके, तो हमें सिद्ध करना है कोई वृत्त है, मान लेते हैं वृत्त यह है, इसके परिघ जो हमारा समांतर चतुर्भुज होगा वह एक समचतुर्भुज होगा। ओके, तो मान लेते हैं कि यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है। सबसे पहले समझिए कि समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज होता क्या है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, तो हमें सिद्ध करना है कि समांतर वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। इस बिंदु को पी नाम देते हैं, इस बिंदु को क्यू, इस बिंदु को आर, इस बिंदु को यस नाम देते हैं। ओके, तो चलिए इसे हम प्रूव कर लेते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है। ये आप लिख सकते हैं चतुर्भुज है। तो चलिए इसकी हम प्रूव कर लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से कोई अगर एक को हम बाह्य बिंदु मान लें तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, यानी कि AP बराबर होगा AS के। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं AS बराबर है AP के। क्यों? बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए, हालांकि यहाँ पर जगह कम है इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, इसे आपको लिख देना है। ओके, अब इसके बाद हमारा ये अगर बी को बाह्य बिंदु मान ले तो यह PB बराबर BQ हो जाएगा। PB बराबर BQ, इसी प्रकार से CQ बराबर CR आ जाएगा। CQ बराबर CR, इसी प्रकार से DR बराबर DS आ जाएगा। DR बराबर DS आ जाएगा। ओके, और हम जानते हैं कि AB प्लस CD बराबर होता है, यानी समांतर भुजाओं समभुजाओं का योगफल बराबर होता है जो बची हुई भुजा है AD प्लस BC के। ओके, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, हालांकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो इसे याद रखिए, डायरेक्ट लिख दीजिएगा ये इसके बराबर होता है, और यहाँ पर लिख दीजिए कि हम जानते हैं। यह भी एक टॉपिक है, इसे प्रूव करना पड़ता है। चलिए हम प्रूव करके बता देते हैं कि क्यों ऐसा होता है। अगर हम AB प्लस CD को ऐड करेंगे तो ये AD प्लस BC के बराबर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? यहाँ पर हम AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB, AP प्लस PB, इसी प्रकार को CD को हम लिख सकते हैं DR प्लस RC, DR प्लस RC, और हमारा AP जो है वह AS के बराबर है, और PB हमारा जो है BQ के बराबर है। इसी प्रकार से हमारा जो DR है वो DS के बराबर है। इसी प्रकार से हमारा जो RC है वह CQ के बराबर है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि AS प्लस BQ को ऐड करेंगे, हमारा जो AS है AS प्लस DS, जो DS इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह हमारा AD के बराबर है। ओके, प्लस इसी प्रकार से BQ प्लस QC को ऐड करें, CQ को ऐड करेंगे तो यह है CD के बराबर है। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि AB प्लस CD बराबर है AD प्लस
AD प्लस BC को, यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, यहाँ पर BC रहेगा ना, BC या CB भी लिख सकते हैं। ओके, जब CQ प्लस QC BQ प्लस CQ बराबर है BC के। ओके, तो यहाँ पर BC रहेगा या फिर CB भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से प्रूव होता है कि AB प्लस CD बराबर होता है AD प्लस CD के। ओके, तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, AB को AB ही लिखिए और CD को भी AB लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार से AD को भी BC बराबर AD ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। यह आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो यहाँ से हम AB 2 बार है तो 2 टाइम्स AB बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स AD। तो AB कट जाएगा तो AB बराबर आ जाएगा AD के। यदि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं बराबर है तो वह एक समचतुर्भुज होता है। क्यों? क्योंकि अगर संलग्न भुजा बराबर हो जाएगी तो समांतर भुजा बराबर होती ही है, तो एक समचतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यदि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा बराबर है तो वह समचतुर्भुज होता है। तो वह समचतुर्भुज होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को प्रूव करना था। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसे मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है। तो चलिए बिना देरी किए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुजों के गुणों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हमें दिया है कि एक ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर मैंने मान लिया कि यह A है, यह B है, यह C है, यह एक समकोण त्रिभुज है। ओके, तो हमें सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण B समकोण है। और हमें सिद्ध करना है, ये भी लिखना पड़ेगा कि सिद्ध करना है, क्या हमें सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हमारा समकोण के सामने एक भुजा कर्ण होती है, यानी कि AB का वर्ग, इसे हम C मान लेते हैं और इसे B मान लेते हैं। ओके, तो हमें सिद्ध करना है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब हमें इसे सिद्ध करने के लिए एक रचना करनी होगी कि BD लंब AC डाला, BD लंब AC डाला। ओके, तो हमें यह रचना एक करनी पड़ेगी कि BC लंब AD डाला। तो चलिए अब हम प्रूव कर लेते हैं कि कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हमें दो त्रिभुज लेना पड़ेगा। पहले त्रिभुज हम ले लेते हैं त्रिभुज ADB ले लेते हैं। त्रिभुज ADB एवं
त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण डी बराबर है कोण बी के, कोण डी बराबर है कोण बी के। क्यों? क्योंकि यह समकोण है। अब इसी प्रकार से कोण ए उभयनिष्ठ है, कोण ए बराबर है कोण ए के, क्योंकि यह उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। ओके, तो ए समरूपता से, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये आपको भी पता है। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो हमारा यहाँ पर यह कोण समकोण है। तो अगर इस भुजा को हम लेते हैं जहाँ पर ए है, लंब के आगे ए है, तो यह ए डी है। तो ए डी का अनुपात, यानी कि त्रिभुज ए बी डी में ए डी का अनुपात है और त्रिभुज ए बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा समकोण और ए, यानी कि ए बी के बराबर आ जाएगा। ओके, ए डी का अनुपात बटे ए बी के अनुपात के बराबर आ जाएगा, बराबर। अब कर्ण का अनुपात ले लीजिए, तो समकोण सामने भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण क्या हो गया, ए बी डी में कर्ण हमारा ए बी है, तो ए बी बटे और बड़े त्रिभुज का जो हमारा ए बी सी का कर्ण ए सी है। ओके, तो यहाँ से हमारा आ गया ए बी का वर्ग, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी का वर्ग बराबर ए डी इंटू ए सी आ गया। इसे समीकरण नंबर 1 मान दीजिए। ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसे दिखाने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, हालांकि जगह है तो नीचे लिखते जाइए। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं। अब त्रिभुज हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया, बचा हुआ त्रिभुज जो है इसे ले लीजिए। त्रिभुज बी डी सी में, ओके, त्रिभुज बी डी सी एवं त्रिभुज ए बी सी में, तो हमारा इसमें भी कोण बी बराबर होगा कोण डी, क्योंकि यह समकोण है। इसी प्रकार से कोण सी बराबर हो जाएगा कोण सी के, क्योंकि यह उभयनिष्ठ है। ओके, तो यहाँ से में प्रूव हो जाता है कि यदि दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 180 होता है, तो हमेशा वह बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से में प्रूव होता है कि त्रिभुज बी सी डी बराबर समरूप त्रिभुज होगा ए बी सी के। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ से त्रिभुज बी सी डी में डी सी का अनुपात हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए आ रहा है ना, तो एक समकोण आ रहा है, एक ए आ रहा है। तो उसी प्रकार से बड़े त्रिभुज का समकोण वाला भुजा लीजिए और जहाँ सी है उसे लीजिए, तो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ओके, बी सी बराबर, अब हमारा जो है कर्ण का अनुपात लीजिए, जो कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा बी सी डी में जो हमारा कर्ण है बी सी ही है, तो बी सी का अनुपात बटे बड़े त्रिभुज का जो हमारा कर्ण लीजिए ए सी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इससे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बी सी का वर्ग बराबर आ जाएगा डी सी इंटू ए सी को। तो इसे समीकरण 2 मान लीजिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, इसमें भी ए सी कामन है, इसमें भी कामन है, तो बराबर आ जाएगा ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, और हमारा ए डी प्लस डी सी को लिख सकते हैं ए सी। ओके, तो यहाँ से हमारा आ गया
ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी, और यह ए सी के बराबर है ही, तो ए सी का वर्ग आ जाएगा, जो कि हमारा प्रूव हो जाएगा। हमें यही सिद्ध करना था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो ए सी है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के फल के बराबर आता है। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि ए बी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड। ओके, तो जो हमें प्रूव करना था हमें यहाँ पर प्रूव हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए यार, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान देना है। जब हम बोर्ड एग्जाम दे रहे थे तो हमारे बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। ओके, तो इसे 100% पढ़ के जाना है, आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए यार, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का एक युग्म 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9 संगत है या असंगत है। इसे हल करने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना होगा कि हमारा दूसरा का डी क्वेश्चन है। अगर हमें ये हमारा जो है रैखिक समीकरण युग्म में से आया हुआ क्वेश्चन है। अगर हमारा रैखिक समीकरण युग्म में a1/a2 बराबर है b1/b2 के इक्वल टू नॉट है c1/c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होता है। ओके, इसे याद रखना, कोई हल नहीं। अगर यहीं पर a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल। ओके, अगर यहीं पर a1/3 कंडीशन बनता है और a1/a2 इक्वल टू नॉट है b1/b2 के। अब c1/c2 चाहे बराबर हो या बराबर न हो, ये नहीं देखते हैं, तो इसका अद्वितीय हल होता है। ओके, तो इन 3 कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। तो इन्हीं से आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसका अनुपात हम देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो a1 है 2 है, तो यहाँ पर हल रख सकते हैं। तो a1 बराबर 2 दिया है, फिर इसके बाद b1 बराबर हमारा -3 दिया है, c1 जो अचर पद है इसे लेफ्ट में लाएंगे तो -8 आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार से a2 बराबर हमें 4 दिया है, b2 बराबर हमारा -6 है, और c2 बराबर आ जाएगा हमारा -9। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का अनुपात देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। a1/a2 क्या हो जाएगा, 2/4 बराबर आ जाएगा -3/-6 बराबर -8/-9। तो यह कट के 1/2 आ गया, यह भी 1/2 आ गया, यह बराबर आ गया, माइनस माइनस कट गया, तो 8/9 आ गया। तो इक्वल टू नॉट है c1/c2 के। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि अगर इक्वल टू नॉट है c1/c2 के और बराबर है a1/a2 के, तो इसका कोई हल नहीं है। ओके, इसी प्रकार से इसे हल करना है। इसका कोई हल नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना था। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, m के किस मानों के लिए समीकरण m+1 का स्क्वायर प्लस 2m+n इंटू x प्लस 2m+3 बराबर 0 के मूल समान होंगे। देखिए, ये द्विघात समीकरण से आया हुआ क्वेश्चन है। अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है, तो इसका विभक्तर 0 के बराबर होगा, यानी कि b² - 4ac बराबर 0 होगा। ओके,
तो यहाँ पर सदाचार सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो होता है यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अगर दो मूल बराबर होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। सिंपली इसी मान को इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर b का मान हमारा क्या दिया है, 2 इंटू एम प्लस 3, तो 2 इंटू एम प्लस 3 इसका वर्ग कर दीजिए बराबर -4ac को राइट में लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। ओके, तो बी स्क्वायर बराबर 4 गुणे ए क्या है, ए हमारा m+1 है, m+1 इंटू सी 2m+3 है, 2m+3 है। इसी को सॉल्व कर दीजिए बराबर, तो हम कर ही दिए हैं। तो इससे आप वर्ग कर दीजिए तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग होता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, तो 6m आ जाएगा बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो 4 इंटू 2m², एम का इसमें करेंगे तो प्लस 3m, फिर 1 का मल्टीप्लाई करिए तो एजीटी उसी प्रकार से उतर जाएगा। तो ये 4 से कट गया और जो भी है उसे ऐड कर दीजिए। तो ये 2m² है, ये m² है, इसे लेफ्ट में लाएंगे तो -m² आ जाएगा। ये प्लस 6m है, ये प्लस 9 है बराबर, इसे ऐड कर दीजिए तो 5m+3 आ जाएगा। ओके, तो इसे सॉल्व कर दीजिए, 5m को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस, यहाँ पर प्लस में m बच जाएगा -m² प्लस m, इसे लेफ्ट में लाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो है 6 बच जाएगा। ओके, +6 बराबर 0। तो यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन कर लीजिए तो यह m² माइनस m माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड कर दीजिए, 2 3 6 होता है और 2 3 का अंतर -1 तो हो ही जाएगा। तो कितना हो जाएगा, m² माइनस 2m प्लस 3m माइनस 6 बराबर 0। तो इसमें से m कॉमन कर लीजिए, m इंटू m माइनस 2, इसमें से हमारा 2 कॉमन होगा तो 3 कॉमन कर लीजिए, 3 प्लस में 3, तो यहाँ से m-2 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से m-2 ये कर दीजिए तो माइनस है, m-2 इंटू m+3 बराबर 0। तो यहाँ से एक m का मान 2 प्राप्त होगा, एक m बराबर 3 प्राप्त हो गया। ओके, -3। तो यहाँ से आप लिखेंगे m बराबर 2 और m बराबर -3 के लिए समीकरण के मूल समान होंगे। ओके, तो एक लाइन बढ़ाकर यहाँ लिख दीजिए, m बराबर 2 और -3 के लिए समीकरण के मूल समान होंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें दिया गया क्वेश्चन है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए यह वर्गीकृत बारंबारता बंटन है। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करने के लिए 3 विधियाँ होती हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि, तीसरा है पग विचरण विधि। हालांकि डाटा बहुत आसान दिया है तो यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि से लगा सकते हैं। तो चलिए इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा वर्ग मान लेते हैं, ये हमारी बारंबारता है, ये हमारा वर्ग अंतराल का माध्य है। ओके, तो यह वर्ग है, यह बारंबारता है और यह है यक्स है। ओके, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ 1 से 3, हालांकि यहाँ पर लिखना थोड़ा समय लगेगा। बारंबारता 12 है
तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, यक्स क्या होता है, यक्स होता है वर्गांतर का माध्य 2 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से हमारा 3 से 5 की बारंबारता दिया है 22 और इसका हमारा यक्स का मान हो जाएगा, यक्स क्या होता है, यक्स वर्ग अंतराल का माध्य होता है, यानी 3 प्लस 5/2 करेंगे तो यह 4 के बराबर आ जाएगा। ओके, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 से 7 हमें दिया है 27 और 27 का हम जो इसका यक्स का मान आ जाएगा, इसके बीच का 6 आ जाएगा। इसकी हमारा अंतिम दिया है 7 से 9, बारंबारता दिया है 19 और इसका माध्य आ जाएगा हमारा 8। ओके, तो इसका हमें हमारा जो माध्य ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि अगर प्रत्यक्ष विधि से हल करते हैं तो यक्स माध्य को यक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। यक्स बार बराबर सिग्मा एफ यक्स बटे सिग्मा एफ होता है। ओके, तो यक्स बार बराबर सिग्मा एफ यक्स, यानी इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 12 गुणे 2 प्लस 22 गुणे 4 प्लस 27 गुणे 6 प्लस 19 गुणे 8 आ जाएगा। ओके, 19 गुणे 8 आ जाएगा। अब बटे में बारंबारताओं का योगफल आ जाएगा, तो ऐड कर दीजिए 2 2 4 4 7 11 11 9 20 20 के 0 हासिल 2 1 3 3 2 5 है, 5 एक 6 6 2 8 आ जाएगा 80। ये हमारा 80 के बराबर आ गया। ओके, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से यक्स बार बराबर आ जाएगा 22 दूना 44 हो जाएगा, प्लस 22 चौको 88 होता है, प्लस 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4 6 दूना 12 4 16 आ जाएगा 162 प्लस 19 बटे 152। ओके, तो 152 आ जाएगा, बटे में 80 है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 2 4 4 8 12 12 4 12 4 16 16 के 6 हासिल 1 आ गया, 5 5 6 11 11 और 8 ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 में 4 ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा, 23 के 3 हासिल 2 आ गया, 1 1 2 2 2 4 आ गया। ओके, 136 आ गया, 436 आ गया। ओके, बटे 80 है। तो यह समाध्य आ जाएगा, इसे डिवाइड कर दीजिए। देखिए किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 2 का नाम 2 2 अट्ठे 16 बटे 40 आ गया। अब फिर 2 से कट रहा है तो 2 का नाम 2 2 नवा 18 बटे 20 आ गया। ओके, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 19 बटे तो यहाँ से यह 109 बढ़ जाएगा। ओके, गलती नहीं करना है, दुकान नाम तो 2 9 18 भाग पूरी पर चली जाती है तो 0 लगा देते हैं। ओके, तो 109 यहाँ पर ले लेते हैं, 109 बटे में 40 है। तो अब इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 दूना 8 आ गया और यहाँ पर 4 एक नाम 4 दूना 8 आ गया, पॉइंट लग गया। फिर यहाँ पर 1 बच गया, फिर 4 दूना 8 आ गया ना, इसी प्रकार चलता जाएगा। ये तो यार बहुत कम आ गया, इसका जो माध्य है 2.22 आ गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कहीं अगर कहीं गलती है तो सुधार कर लीजिएगा। हालांकि गलती यहाँ पर सिर्फ जोड़ने में ही हुआ होगा या फिर भाग देने में हुआ है, जहाँ भी हुआ है देख लीजिएगा। तो एक बार हम यहीं पर डिवाइड कर देते हैं, 8 5 40, सॉरी यहाँ पर मैंने 20 से डिवाइड करेंगे ना, तो 40 से क्यों डिवाइड मैंने किया,
20 करना है ना, तो 2 5 यहाँ पर लिख देते हैं 109 बटे में 20 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 20 25 100 होता है, 5 पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर 2 5 10, 2 चौको 8 1, वह एक इसकी जो माध्य होगा 5.41 के लगभग में आएगा। ओके, तो हमारा यही राइट आंसर है, यस 12 बराबर 5.41। ओके, तो थोड़ा हमारा मिस्टेक तो हो ही जाता है। तो चलिए यार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो है हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है अथवा वाला क्वेश्चन था, यानी कि 6 क्वेश्चन होते हैं ना, 6 में से 2 जो हमारा 2 प्रश्न होता है दूसरा वाला, उसमें सिर्फ 5 ही करने होते हैं। हालांकि मैंने 6 ही बता दिया, मतलब सभी बता दिया। तो चलिए यार हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा वाला कि एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं। ओके, तो ये हमसे कह रहे हैं कि एक बेलन है और बेलन के दोनों सिरा अर्धगोलाकार है, यानी कि कुछ इस प्रकार से है। और बेलन भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर, यह व्यास जो हमें दिया है यह 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और बेलन की ऊंचाई हमारा 30 सेंटीमीटर है। यह जो ऊंचाई है यह 30 सेंटीमीटर दिया है। ओके, तो हमारा यहाँ पर ज्ञात करना है कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ये अर्धगोला जोड़ देंगे तो गोला, संपूर्ण गोला बन जाएगा। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। ओके, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h प्लस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही होता है, वह होता है 4πr²। ओके, तो दोनों की त्रिज्या समान है, तो इसमें से आप 2πr को कॉमन कर सकते हैं, 2πr इंटू एच प्लस आर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 2 कॉमन किए तो 2r आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो सिंपली मान को पुट कर दीजिए। यहाँ पर बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर घटाना होगा, यानी कि 30 में से 14 घटा देंगे तो हमारे पास 16 बच जाएगा, यानी कि बेलन की ऊंचाई 16 है। तो त्रिज्या 7 है, तो 2π गुणे 7 इंटू 16 प्लस 2 गुणे त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमारी 7 है। तो 7 दूना 14 पाई इंटू 7 दूना 14, 14 16 30 और 14 तिया होता है 42, यानी कि 142 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत कठिन नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए इसके अथवा वाला जो क्वेश्चन होता है इससे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा अथवा वाला क्वेश्चन है कि एक 7 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस लकड़ी के, यहाँ फन नहीं घन है, घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। तो छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए महत्तम, यह हमारे पास जो है घन है कुछ इस टाइप का। ओके, तो इस घन को छीलकर महत्तम गोला बनाया जाता है। तो जो महत्तम गोला बनाया जाएगा वह गोला का जो व्यास होगा वह इसकी भुजा के बराबर होगा। ओके, तो जब इसकी भुजा के बराबर होगा
तो त्रिज्या भुजा की आधी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा ज्ञात करना है छिली हुई लकड़ी का आयतन। तो क्या हो जाएगा हमारा छिली हुई लकड़ी का आयतन। हमें हैंड राइटिंग को समझ जाइए, थोड़ा सा लिखने में सही नहीं है। तो छिली हुई लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा हमारा घन का आयतन। घन के आयतन में से अगर हम गोले का आयतन घटा दे तो छिली हुई लकड़ी का आयतन हमने प्राप्त हो जाएगा। ओके, गोले का आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, ये हमें दिया है 60 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि घन की भुजा ए है, तो घन की भुजा क्या हो जाएगी, ए का क्यूब माइनस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर भुजा का मान है हमारा 7 है, तो 7 का क्यूब हो जाएगा माइनस 4/3 पाई आर। त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या जो हो जाएगी हमारी त्रिज्या हो जाएगी, जो हमारा इसका गोले का व्यास होगा यह भुजा के बराबर हो जाएगा। त्रिज्या भुजा की आधी होती है, तो हमारा 7/2 का क्यूब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 7 का क्यूब कॉमन मिल रहा है, तो 7 का क्यूब कॉमन कर लीजिए। तो यह 1 माइनस 4/3 पाई गुणे 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। ओके, तो 4 दूना 8 आ गया। तो 7 का क्यूब होता है 343, तो 7 का क्यूब होगा 343 1 माइनस ये हो गया पाई/6, 2 3 6। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर फाइंड हो गया 443 6 माइनस पाई/6। ओके, अगर कट रहा है तो काट देंगे। तो यहाँ पाई मान रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि इतना तक कर दिए हैं तो भी राइट आंसर हमारा सही हो जाएगा। ओके, सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना था। तो एक बार दिखा भी दे रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए यार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारे बचा हुआ क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि ये 6 नंबर क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। ओके, तो हमसे इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि किसी मीनार के आधार से, हमारा यह एक मीनार मान लेते हैं। ओके, यह मीनार है। मीनार के आधार से ए मीटर और बी मीटर दूरी पर एक ही सरल रेखा में स्थित 2 बिंदु P और Q है। ओके, तो मान लेते हैं ये सरल रेखा है, एक ही सरल रेखा है। एक बिंदु हमारा ए मीटर पर P बिंदु है, यह B बिंदु इधर भी हो सकता है, B बिंदु इधर भी हो सकता है। चलिए इधर ही मान लेते हैं। Q पर B दूरी पर Q बिंदु है। देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे, मतलब जो ऊपरा सिरा है, से उन्नयन कोण कोटिपूरक है। देखिए कोटिपूरक क्या होते हैं, जिन दो कोणों के क्षेत्रफल 90 डिग्री के बराबर होते हैं उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो यानी कि अगर यह कोण हमारा थीटा है, तो हमारे यह कोण जो है 90 माइनस थीटा हो जाता है। ओके, 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो हमसे कह रहा है कि देखिए कि मीनार की ऊंचाई √a भी है। तो मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई h है। तो चलिए इसे भी प्रूव कर लेते हैं। तो माना मीनार की ऊंचाई h है, तो यहाँ पर एक हम त्रिभुज का नाम देते हैं। यह PQ बिंदु है ही, और इसे हम मान लेते हैं A है, और इसे मान लेते हैं B है। ओके, तो चलिए यहाँ पर त्रिभुज एक ए वाला ले लेते हैं PAB में। त्रिभुज PAB में, तो त्रिभुज PAB में अगर हम tan 30 अंश लगाते हैं, tan थीटा लगाते हैं,
तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो h बाई ए हो जाएगा। इसी प्रकार से हम त्रिभुज ए पी क्यू में त्रिभुज इसे समीकरण एक मान लीजिए, त्रिभुज ए पी क्यू में त्रिभुज ए पी क्यू यानी कि इसमें लेंगे तो tan थीटा लगाएंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब h है, आधार b है। और हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है, कोट थीटा बराबर h बटे b। ओके, तो समीकरण ऐसे दो मान लेते हैं, तो समीकरण दो गुणे समीकरण एक करेंगे तो tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर एक आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर आ जाएगा h बटे ए इंटू h बटे बी। ओके, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर आ जाएगा, 1 बराबर h स्क्वायर बटे ए बी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से h स्क्वायर बराबर ए बी आ गया, तो h बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो यहाँ पर ले सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है, प्रूव्ड हो गया। ओके, तो हालांकि क्वेश्चन काफ़ी आसान था, कठिन नहीं था। यदि त्रिकोणमिति अगर आपको ये जो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से आया है तो काफ़ी आसान क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए यार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिना देरी किए हुए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जमीन पर एक बिंदु से देखे जाने पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। ओके, तो हमसे मान लेते हैं कि यह जमीन है, जमीन से एक मीनार है, मान लेते हैं मीनार ये वाला है, यह मीनार है। जमीन से एक बिंदु से देखे जाने पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा यानी कि मीनार के शिखर जो है इसका कोण है ये अल्फा दिया है। और मीनार की ओर ए मीटर चलने पर ए मीटर चल रहे हैं, इतना मान लेते हैं ए मीटर है, ए मीटर चलने पर उन्नयन कोण बीटा हो जाता है, यानी कि यह जो कोण हमारा है यह बीटा हो जाता है। ओके, तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई ए tan अल्फा tan बीटा बटे tan अल्फा माइनस tan बीटा है। ओके, तो हम मान लेते हैं कि यह त्रिभुज ए है, यह बी है, यह सी है। तो मान लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई h है, माना मीनार की ऊंचाई h है। ओके, तो चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले त्रिभुज इस बिंदु को हम डी देते हैं, त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में। तो इस त्रिभुज में देख रहे हैं tan इससे है मीनार की ऊंचाई h मान लिए हैं और इसे हम यक्स मान दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा tan बीटा बराबर हो जाएगा h बटे यक्स। ओके, तो यहाँ से यक्स बराबर किया जाएगा, यक्स बराबर आ जाएगा h बटे tan बीटा। इसे समीकरण फर्स्ट मान दे रहे हैं। अब त्रिभुज हम ले लेते हैं ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें tan अल्फा लगाते हैं। तो tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब तो हमारा h है, आधार क्या है ए प्लस यक्स आ गया। ओके, अब यक्स का मान हमें इसे इनपुट करना है,
तो यहाँ से tan अल्फ़ा बराबर यच बटे ए प्लस यक्स बराबर क्या हमारे पास है, यच बटे tan बीटा। ओके, यच बटे tan बीटा। ये कहाँ से आया, यह आया समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ से जब इसे हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा tan अल्फ़ा बराबर tan बीटा तो ऊपर चला जाएगा, यच tan बीटा बटे में इसका एलसीएम लेंगे तो यह ए tan बीटा प्लस यच आ जाएगा। ओके, अब आपस में तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा राइट आंसर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह ए tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा आ जाएगा, ए tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा प्लस यच tan अल्फ़ा आ जाएगा, tan अल्फ़ा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें किए हैं। अब यह तो है ही बराबर में हमारा यच tan बीटा यच tan बीटा आ जाएगा। ओके, तो हमें सिद्ध करना था ए tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा तो आ ही गया है। अब हमें यच कॉमन करना है इनमें में से, इसे जो है राइट में भेज दीजिए। तो राइट में भेज देंगे तो यह ए tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा बराबर यच आ जाएगा। जब राइट में भेजेंगे तो ये tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा आ जाएगा नीचे। ओके, तो बटे में tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा आ जाएगा। ओके, तो जो हमें प्रूव करना था यहाँ पर प्रूव हो गया है। ओके, PROVET प्रूव। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को प्रूव करना था। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो यार कमेंट करके बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां आ गया। मैंने अथा वाला क्वेश्चन को भी हल कर दिया। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 8 है। ओके, तो माना पहली संख्या यक्स मान लेते हैं, पहली संख्या यक्स तथा दूसरी संख्या वाई है। ओके, पहली संख्या यक्स, दूसरी संख्या वाई मान लिया। तो संख्याओं का योगफल 8 है, तो यानी कि यक्स प्लस वाई बराबर 8 आ जाएगा। समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। और व्युत्क्रमों का योगफल 15 है, यानी कि 1/x प्लस 1/y बराबर 8/15 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2। तो जब समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर 8/15 आ गया। एलसीएम को सॉल्व करिए और एक्स वाई का मान हमें 8 तो पता ही है, तो यानी कि 8/xy बराबर 8/15। तो ये 8 कट गया, तो एक्स वाई बराबर हमें 15 फाइंड हो गया। ओके, देखिए हमें एक्स वाई का मान पता है और एक्स प्लस वाई का मान पता है। तो यहाँ से हम एक्स माइनस वाई फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स माइनस वाई फाइंड कर देंगे तो एक्स 2 4 वाले रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो वहाँ से एक्स और वाई का मान फाइंड किया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि एक्स माइनस वाई का वर्ग बराबर होता है एक्स प्लस वाई का वर्ग माइनस 4xy होता है। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई का वर्ग बराबर एक्स प्लस वाई बराबर 8 है, तो वर्ग 64 आ जाएगा माइनस 4xy 15 हमें आया ही है। तो यहाँ से हमारा एक्स माइनस वाई का वर्ग बराबर 15 चौक को 60 है, 64 में 60 गया तो 4 आ गया। तो एक्स माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगा। ओके, इसे समीकरण नंबर थर्ड मान लीजिए। तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट प्लस थर्ड कर दीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 8 है और थर्ड हमारा आया है एक्स माइनस वाई बराबर 2। तो इसे मैंने जोड़ रहा तो ये कट जाएगा, तो 2x बराबर 10 आ जाएगा, x बराबर 5 आ गया। ओके, तो अब y का मान फाइंड कर दीजिए। किसी एक समीकरण में y का x मान रख दीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 8 है समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ से
y बराबर आ जाएगा 8 माइनस यक्स, तो y बराबर यहाँ पर 8 माइनस 5, तो y बराबर यहाँ पर 3 आ गया, यानी कि यक्स बराबर 5 है, y बराबर 3 है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन हल कर लेते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है। तो हम मान लेंगे कि माना भिन्न का अंश यक्स है। ओके, माना भिन्न का अंश यक्स है, तब भिन्न हो जाएगी, तब भिन्न हम बराबर आ जाएगी। तो जो हमारा अंश भिन्न का हर है अंश से एक अधिक है, तो हर यक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा, हमसे कह रहा है कि इस भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है। तो भिन्न याद कीजिए, इस भिन्न का 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स ऑफ यक्स प्लस 1, इस भिन्न का 3 गुना इस भिन्न के व्युत्क्रम हो जाएगा यक्स प्लस 1 बट्टे यक्स के 2 गुने से एक कम, इसका 2 गुना कीजिए और एक कम कीजिए, तो भिन्न क्या दिए, मतलब आपस में ये बराबर हैं। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा यह आ जाएगा 3x बटे यक्स प्लस 1 बराबर, जब इसे हल करेंगे तो यह 2x प्लस 2 माइनस यक्स बटे यक्स आ जाएगा। ओके, तो यह 3x बटे यक्स प्लस 1 बराबर, इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यक्स प्लस 2 बटे यक्स आ गया। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह 3x स्क्वायर बराबर यक्स प्लस 1 और यक्स प्लस 2 आ जाएगा। ओके, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, यह 3x स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस यक्स प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से यह 3x स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर, इसे ऐड करेंगे तो प्लस 3x प्लस 2, और इसे लेफ्ट में भेज दीजिए तो यह माइनस ये 2x स्क्वायर बराबर, सॉरी यह लेफ्ट में भेजेंगे तो माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 आ गया। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारा बना है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो 2 दूना 4, तो 4 का नाम 4, तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस यक्स माइनस 2 बराबर 0। तो इसमें से 2x कॉमन मिल रहा है, तो 2x कॉमन ले लीजिए, तो यह यक्स माइनस 2 आ गया। यहाँ से 1 कॉमन लीजिए तो यक्स माइनस 2 बराबर 0। तो हमारा यक्स माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 आ गया बराबर 0। तो यक्स का मान एक 2 आ गया, और यक्स का मान एक माइनस 1/2 आ गया। ओके, तो हम लिख दे यहाँ पर हमारा यक्स बराबर 2 और माइनस 1/2 पर, यहाँ पर भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, जब यक्स बराबर 2 है तब भिन्न यक्स बटे यक्स प्लस 1 बराबर 2 बटे 2 प्लस 1 बराबर 2/3 आ गया। ओके, जब इसी प्रकार से हम जगह न होने कारण यहाँ लिख दे रहे हैं, जबकि नीचे भी रहना चाहिए वह है, जब यक्स बराबर माइनस 1/2 है, जब 1/2 है तब भिन्न क्या हो जाएगा, तब भिन्न हमारा यक्स बटे यक्स प्लस 1 बराबर माइनस 1/2 बटे 1 प्लस 1 माइनस 1/2 बराबर आ जाएगा, यह माइनस 1/2 बटे 2 माइनस 1 1 आ गया, 1/2 आ गया। तो यह तो आपस में कट ही गया बराबर -1। तो -1 कोई भिन्न नहीं है। ओके, तो भिन्न होने के लिए हर एक के अलावा कुछ होना चाहिए। ओके, तो हमारा हो जाएगा यह -1/2 अमान्य है,
यक्स बराबर 2 इज ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है हमारा भिन्न 3/2। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना था। मैं उम्मीद करता हूँ ये हमारा मॉडल पेपर 1 सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, तो फरवरी ही चल रहा है, इससे आप करके जाइए। इससे आपको पता होगा कि यार हमें कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमारा सॉल्यूशन दे सकते हैं, जो कि मैंने आपको डिटेल से डिस्कस किया है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले सॉल्यूशन के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।